नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो है डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल एट। तो बोलते हैं कि भारतीय सेना ने जो है वो अपनी पहली जो ऊर्ध्वाधर जो पवन सुरंग है, यानी कि वर्टिकल जो विंड टनल बनाई है एक, उसका उद्घाटन किया है हाल फिलहाल में। तो वो कहाँ पर किया है? देखिए, हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल में जो है वो किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? बकलोह में किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बकलोह छावनी कहाँ पर पड़ती है? ये चंबा में जो है वो पड़ती है। चंबा में जो है वो पड़ती है। इसके रिगार्डिंग हम पहले भी क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं। बकलोह के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बकलोह के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले इस वर्टिकल विंड टनल के बारे में जान लीजिए। इसको VWT जो है वो कहा गया। अब इसको वर्चुअली जो था वो इनॉग्रेट किया गया जनरल मनोज पांडे के द्वारा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके द्वारा जो था वो इसको क्या किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे के द्वारा इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया। देखिए, आपने फ्री फॉल देखा होगा बहुत बार। जैसे कई बार जो है वो क्या होता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि ऊपर जहाज से जो है वो कुछ जवान जो है वो नीचे कूद जाते हैं। तो रियल लाइफ में भी जो है वो जवानों को ऐसा करना पड़ता है जब कोई स्पेशल ऑपरेशन के ऊपर जाना पड़ता है। तो उसी के चलते जो है ये बनाया गया है। इसी तरह की वर्टिकल विंड टनल जो है वो बनाई गई है ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके प्रॉपरली, और उनके घायल होने का खतरा जो है वो कम से कम जो है वो हो जाए। ट्रेनिंग फैसिलिटी भी देखो, पहले तो हमारे पास नहीं थी ऐसी, परंतु अब जो है वो ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है वो आ गई है। इस तरह की जो वर्टिकल विंड टनल है ये, और अभी आपको पता चल गया ना कि ये कहाँ पर है, किसने इसको इनॉग्रेट किया, और पूरी बातें आपको यहाँ पर पता चली। तो सारी की सारी बातें ध्यान रखनी। अब चंबा का बकलोह पहले भी चर्चा में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बना है एक बार। यहाँ पर जो था वो एक्सरसाइज हुई थी, वज्र प्रहार करके एक्सरसाइज जो है वो हुई थी एक बार। यहाँ पर वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और US की आर्मी के बीच में होती है। इंडिया और US की आर्मी के बीच में होती है। तो एक एडिशन इसकी जब हुई थी ना इस एक्सरसाइज की, तो वो कहाँ पर हुई थी? बकलोह में हुई थी। लगभग 2022 की ये बात है जब ये हुई थी। तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। स्टिल वो क्वेश्चन भी रेलिवेंट है, और ये क्वेश्चन तो रेलिवेंट है ही है। हमने क्या पढ़ा था अभी जो आर्मी नेवी से रिलेटेड है कि नेवी डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो नेवी डे हमने पढ़ा था कि 4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया, वो भी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिगिन। देखो, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, बकलोह वाला क्वेश्चन, गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था ये क्वेश्चन फिलहाल तो, परंतु इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। और इसी मंथ इसको इनॉग्रेट किया गया, मतलब नवंबर के महीने में ही इनॉग्रेट किया गया। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़रूरी बनती हैं। तो मैटर नहीं करता कि गिरिराज पत्रिका में आया या नहीं आया, मैटर ये करता है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी करेंगे, हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी वहाँ पर जो है हम कवर कर लेते हैं। चाहे डेली न्यूज़पेपर से वो क्यों ना बने, चाहे नेशनल न्यूज़पेपर से बने, चाहे रीजनल न्यूज़पेपर से बने। आगे बोलते हैं रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिगिन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में जो है वो रेणुका मेला होता है, परंतु ये शुरू कब होता है, स्टार्ट कब होता है? रेणुका मेला भी स्टार्ट हुआ तभी चर्चा में आया। तो रेणुका मेला जो है वो स्टार्ट होता है 10 डेज आफ्टर दिवाली। दिवाली के 10 दिनों के बाद ये मेला स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 10 डेज आफ्टर दिवाली जो है ये मेला स्टार्ट होता है। अभी ये मेला जो है वो स्टार्ट हुआ तब भी चर्चा में आया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी क्वेश्चन बना है। हर बार जो है हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जब ये मेला जो है वो होता है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। अब रेणुका मेले के बारे में जानते हैं। रेणुका मेला जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगता है। ये किस तरह का मेला है? तो ये जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है रेणुका, और दिवाली के 10 दिनों बाद जो है ये लगता है। ये मेला जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष जो श्री कुलदीप सिंह पठानिया थे ना, तो वो वहाँ पर जाकर पहुँचे थे उस दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ किया गया। तो वो वहाँ पर जाकर पहुँचे थे। अब ये मेला जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, और इसके बारे में क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं? देखिए, रेणुका जी मेला जो है वो 6 दिनों तक चलने वाला मेला है। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक जो है वो चलता है, और दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये आता है। लगभग ये मेला नवंबर के महीने में ही जो है वो आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। रेणुका और भगवान परशुराम का संबंध पूछा जाता है, तो भगवान परशुराम की जो था वो माता थी रेणुका, ये आपने ध्यान रखना है। रेणुका मेला कौन सी तहसील में लगता है सिरमौर की, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो रेणुका फेयर जो है वो तहसील है सिरमौर की पच्छाद, जहाँ पर जो है ये लगता है। ये भी आप ध्यान रखें कि पच्छाद तहसील में जो है ये लगता है रेणुका मेला।
अब देखो ये तो हमने क्वेश्चन जान लिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, परंतु हिमाचल से अगर हम संबंध रखते हैं और हिमाचल के कल्चर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता हो तो क्वेश्चंस का भी मजा आ जाता है। तो देखिए रेणुका मेला क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की कहानी है, अगर नहीं पता तो आज वो डिस्कस कर लेते हैं। महर्षि जगदम्बिनी का नाम आपने सुना है। महर्षि जो जगदम्बिनी थे ना, इनका ये सब परिवार सही जो था वो इस क्षेत्र में रहते थे, यहाँ पर तपस्या जो था वो करते थे। जिस टिल्ले के ऊपर ये रहते थे, जो एक क्षेत्र था जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर इनके पास एक गाय हुआ करती थी, कामधेनु गाय, जिसे पाने के लिए जो था वो उस टाइम के जितने भी राजा हुआ करते थे वो सारे ही जो था वो बड़े इच्छुक थे कि उनको वो गाय, कामधेनु गाय जो है वो मिल जाए। अब एक राजा अर्जुन हुआ करते थे। राजा अर्जुन ने जो है वो वरदान में भगवान दत्तात्रेय से जो है वो 1000 भुजाएं जो था वो पाई थी, जिसके कारण वो सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था उनको, सहस्त्रार्जुन भी उनको कहा जाता था। एक दिन वह महर्षि जगदम्बिनी के पास जा पहुंचे और कामधेनु गाय जो था वो उन्होंने मांगी, परंतु महर्षि जगदम्बिनी ने जो था वो सहस्त्रबाहु को जो था वो मना कर दिया। और उन्होंने पहले तो जब वो आए वहाँ पर तो महर्षि जगदम्बिनी ने खूब सत्कार किया, उनको बिठाया, उनके सैनिकों को खाना खिलाया, पूरे अच्छे से जो था वो उन्होंने उनका सत्कार किया। परंतु फिर गाय जब मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कामधेनु गाय उनके पास जो है ना वो कुबेर जी की अमानत है, भगवान कुबेर की ये अमानत है, तो वो किसी को नहीं दे सकते। अब सहस्त्राबाहु को जो था गुस्सा आ गया, उन्होंने महर्षि जगदम्बिनी की हत्या कर दी। अब हत्या कर दी गई तो माँ रेणुका जो महर्षि जगदम्बिनी की पत्नी थी, ये जो है वो एक सरोवर में जो था वो कूद गई, और सरोवर में कूद गई। उस सरोवर ने जो था वो रेणुका माता की देह को ढकने का प्रयास किया और उसने जो था वो उसी शेप में जो है वो शेप धारण कर ली। एक स्त्री की शेप कहिए या माँ रेणुका की शेप कहिए। और कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो वो बड़े क्रोधित यहाँ से हुए और सहस्त्रबाहु को ढूंढने निकल पड़े और उसे युद्ध के लिए ललकारा, और भगवान परशुराम ने जो है वो सेना सहित जो है सहस्त्रबाहु का जो है वो वध भी कर दिया था। अब भगवान परशुराम थे तो इनके पास शक्तियां थी, इन्होंने अपने योग शक्ति से जो था वो पिता जगदम्बिनी और माँ रेणुका को जो था वो फिर से जीवित कर दिया। और माँ रेणुका ने जो था वो वचन दिया कि वह जो है वो प्रति वर्ष इस दिन, जिस दिन वो सारा हुआ था काम, उस दिन जो है वो कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को जो है वो अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने जो है वो आया करेगी। और मेला जो है वो फिर श्री रेणुका माता के नाम पर इसी तरह से जो है वो मनाया जाता है। 6 दिनों तक मेला चलता है। ये पूरी कहानी है किस तरह से जो है वो मेला मनाया जाता है। भगवान परशुराम अपनी माता के साथ मिलने के लिए आते हैं या फिर इस तरह से जो है वो बातें कही गई। तो ये पूरी कहानी थी। तो इस तरह से जो है ये कहानी भी हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली लिप्चा इन न्यूज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में भी गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था, परंतु यहाँ से हम जानेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। लिप्चा भी चर्चा में था, परंतु क्यों चर्चा में था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो था वो क्या किया गया, जब दिवाली मनाई गई तो लिप्चा वो पहुंचे थे और उन्होंने जो था वो सैनिकों जवानों के साथ जो था वो वहाँ पर दिवाली मनाई। अब ये लिप्चा पड़ता कहाँ पर है? लिप्चा जो है वो लाहौल स्पीति क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो लाहौल स्पीति क्षेत्र में जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो था वो जवानों के साथ दिवाली मनाई गई। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिप्चा जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो दिवाली जवानों के साथ मनाई वो कहाँ पर है, या फिर पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो 2023 की दिवाली जो था वो जवानों के साथ हिमाचल में मनाई थी, तो वो कहाँ पर मनाई थी। किसी भी एंगल में क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। अब देखो दिवाली को इस तरह से मनाने का सिलसिला चलता आ रहा है 2014 से। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो चुने गए थे, ये सत्ता में आए थे, तो उन्होंने जो था वो क्या किया था, दिवाली जो था वो सियाचिन ग्लेशियर में जो था वो सोल्जर्स के साथ मनाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग टाइम पर दिवाली जो है वो अलग अलग स्थानों पर मनाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल भी जो है वो आते रहे हैं। जैसे 2016 में जो था वो प्रधानमंत्री जो था वो हिमाचल में आए थे, आईटीबीपी के जवानों से मिलने के लिए आए थे। और इस तरह से लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर जो था वो दिवाली मनाई गई थी कारगिल में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने सारा दिवाली के बारे में जान लिया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनाई गई और लिप्चा में मनाई गई, हिमाचल में पड़ता है, लिप्चा कहाँ पर पड़ता है, वो सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज द टैगोर सेंटर एस्टेब्लाइज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन लोकेटेड। तो बोलते हैं कि टैगोर सेंटर सांस्कृतिक एवं सभ्यता के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया, परंतु ये कहाँ पर जो है वो स्थित है।
टैगोर सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नायब तहसीलदार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, परंतु वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि टैगोर जो सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। टैगोर सेंटर जो है वो शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी जो है उन क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेटली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प एग्जाम में मिलती है। अगर पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। पेपर 1 टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 की इंपॉर्टेंस क्या है। पेपर 2 में नंबर क्लैश करते हैं तो पेपर 1 ही आपको जो है वो आगे ले जाएगा, और पेपर 1 अगर पास करेंगे तभी पेपर 2 चेक होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही है। अभी हम अगला देखें क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। और देखो यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस भी जान लेते हैं, जैसे कि SCERT के बारे में क्वेश्चन पूछा है। SCERT कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो सोलन में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा नाम है। ये सोलन में जो है वो स्थित है। उसी तरह पूछा जाता है कि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये कुफरी में स्थित है, परंतु कुफरी ऑप्शन में ना होकर जो है वो कई बार बेमलोई ऑप्शन में दिया जाता है। तो बेमलोई जो है वो शिमला में ही पड़ता है, और यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड देखेंगे आप जहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि अभी जैसे पेपर लीक हुई तो स्टेट फोरेंसिक लैब जो है वो चर्चा में आई कि लैब में जो है कुछ डाटा गया है जो सर्च के लिए, एनालाइज के लिए। तो स्टेट फोरेंसिक लैब कहाँ पड़ता है, ये जुनगा में जो है वो स्थित है। जुनगा कहाँ पर पड़ता है, जुनगा जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है, वो भी आपने ध्यान रखना है जुनगा के बारे में भी। जब रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो ही रही है तो हम CSIR को कैसे भूल सकते हैं, जो कि पालमपुर में स्थित है। इसका पूरा नाम CSIR IHBT है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये पालमपुर में जो है वो स्थित है, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से तो डिटेल में हमने जान लिया। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी गिवन टू यूथ ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम 100 किलोवाट टू 1 मेगावाट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की अगर सौर परियोजना कोई युवा जो है वो स्थापित करता है, उस परियोजना की स्थापना करना चाहता है, तो उसको कितनी % सब्सिडी देने की बात सरकार कहती है। सरकार कहती है कि हम उसको जो है 40% तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। कितनी, 40% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवाने की बात कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 2 बार गिरिराज पत्रिका में आया, क्यों आया, इसके ऊपर आर्टिकल भी जो है वो पूरा आया है। तो पूरी बात जो है वो यहाँ से समझते हैं। सरकार कहती है कि देखो हमें बनाना है ग्रीन एनर्जी स्टेट, हमें ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है मार्च 2026 तक। तो हम इसके लिए जो है वो अलग अलग कदम उठा रहे हैं। अब एक कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जो 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की परियोजनाएं कोई युवा स्थापित करना चाहता है, तो एक तो उसको रोजगार मिल जाएगा वहाँ से, दूसरा हम उसकी सहायता भी जो है वो कर देंगे। हम उसको जो है 40% सब्सिडी जो है वो यहाँ पर देने के लिए तैयार है। साथ में ही सरकार कहती है कि ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए और भी कदम जो है उठाए जा रहे हैं, जैसे कि कोई टैक्सी, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी जो है वो कोई खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक बस कोई खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक कोई खरीदता है, तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि उसको जो है 50% सब्सिडी देने की बात जो है सरकार कहती है कि उसको हम 50% सब्सिडी जो है वो इन परियोजनाओं के ऊपर दे देंगे, है ना। तो इस तरह से जो है वो जो है वो इन चीज़ों को स्थापित जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से भी रोजगार के अवसर जो उत्पन्न तो होंगे ही होंगे, परंतु यहाँ से ग्रीन एनर्जी स्टेट की ओर भी कदम एक बढ़ जाएगा। और मत्स्य उत्पादन कोई करना चाहता है तो मत्स्य उत्पादन के लिए जो है 90% सब्सिडी देने के लिए जो है सरकार तैयार है। इसके लिए एक योजना तैयार अभी की जा रही है और विभाग जल्दी जो है निर्देश जारी कर देगा। अभी इसके लिए योजना तैयार हो रही है जो 90% सब्सिडी जो है सरकार देगी। अब देखो बिजली, तो मान लो अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, बिजली आप बना देंगे, उसको खरीदेगा कौन, कहाँ वो बिजली जाएगी, उसको कोई खरीदेगा भी ताकि पैसा वहाँ से आ सके। तो ये जो इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी ना इस तरह की, सरकार कहती है कि 25 वर्ष के लिए बिजली जो है वो सरकार ही यहाँ से खरीदेगी, जहाँ से एक आय का सोर्स जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, आय का सोर्स जो है वो मिल जाएगा। और 2023-24 में जो है सरकार जो है 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का जो है वो लक्ष्य सरकार ने रखा है कि 2023-24 में जो है हम कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा जो है वो उत्पादन करेंगे। 500 मेगावाट तक का ये सरकार ने यहाँ पर टारगेट भी जो है वो रखा है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं लवी फेयर सेलिब्रेशन वॉज बिगिन इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि लवी मेले की शुरुआत जो की गई थी ना वो कब की गई थी। हमने पिछली बार भी लवी मेले के बारे में पढ़ा था कि इसको इंटरनेशनल मेले का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, वो सारी बातें हमने पढ़ी। इस बार हम ये पढ़ेंगे कि लवी मेले की शुरुआत जो की गई थी ना वो कब की गई थी। ये एक ट्रेड फेयर होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो ट्रेड होता है। ये जो है 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है और रामपुर में जो है वो होता है।
अब हम बात करते हैं कि इस मेले को जो है वो कब शुरुआत की गई इसकी, तो लगभग इसकी शुरुआत जो था वो 1681 में जो था वो की गई थी। 1681 में इसकी शुरुआत कर दी गई, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब 1681 में तो उसकी शुरुआत जो था वो कर दी गई, परंतु पता होना चाहिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत जो था वो की गई थी। इसकी शुरुआत जो था वो तिब्बत के एक सेनापति होते थे जिनका नाम था ग्यालदेन शिवांग, इनके बीच में, और बुशहर के राजा होते थे केहरी सिंह, इनके बीच में जो था वो एक संधि के रूप में हुई थी, जिन्हें जो है वो और बाद में चलकर केहरी सिंह को जो था वो औरंगजेब ने जो था वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी थी। अब ये जो दो मैंने सेनापति और बुशहर के राजा बताए ना आपको, इनके बीच में ये एक व्यापारिक समझौता संधि जो था वो हुई थी, जिसके अंतर्गत दोनों ने शर्त ली थी कि इस व्यापारिक समझौते में जो है वो अनिश्चित काल तक जो है वो जारी रखा जाएगा और यहाँ पर ट्रेड ही होगा। तो लगभग ट्रेड ही आप यहाँ पर देखते हैं 300-400 साल पुराना अब ये मेला हो गया है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड ही जो है वो मुख्य रूप से होता है। ट्रेड के लिए अलग अलग स्थानों से जो है वो लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो फिर ट्रेड जो है वो चलता है। 1985 में जो है वो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा भी जो था वो दिया गया था। तो पूछा जाए कि कब इसको इंटरनेशनल लेवल का मेले का दर्जा दिया गया था, तो 1985 हमेशा आपकी ज़बान पर होना चाहिए, या फिर लवी मेले का नाम सुनते ही आपके मन में ये बात आनी चाहिए। हो गया जी क्वेश्चन क्लियर। और जो केहरी सिंह के बारे में आज जाना, तिब्बत के सेनापति के बारे में जाना, वो संधियाँ भी आपने ध्यान रखनी है कि किस किस के बीच में ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन वाज फर्स्ट पंचायती राज एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखो पहला पंचायती राज एक्ट जो था वो कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 1968 में ये किया गया था। अब 1968 में किया गया था, आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेट कौन था जिसने पंचायती राज को जो था वो अपनाया था। क्या क्या क्वेश्चन पंचायती राज के बारे में पूछे जाते हैं। पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था राजस्थान। राजस्थान ने जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को जो था वो इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था। और यहाँ का नगौर यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है वो इसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। नगौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। कई बार एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। हम बात करें पंचायती राज डे भी मनाया जाता है, तो पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है। पंचायती राज डे जो है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और 24 अप्रैल को जो है ये पंचायती राज डे जो है वो मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये पंचायती राज डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो था वो अस्तित्व में आई थी। अगर हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 1992 में से पास कर दिया गया था और 1993 में जो था ये अस्तित्व में आ गई थी। और 24 अप्रैल था, 1993 था, तो 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज डे मनाने की शुरुआत जो है वो की गई। अब मनाया भी जाता है 24 अप्रैल को, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर हिम कुक्कुट पालन योजना। तो बोलते हैं कि हिम कुक्कुट पालन योजना, जो प्लान नहीं पालन योजना है, ये हिम कुक्कुट पालन योजना जो है इसके तहत सरकार सब्सिडी देने की बात कहती है कि हम भाई सब्सिडी भी देते हैं, आप जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों के बच्चे होते हैं, कुक्कुट होते हैं, उनको पालो तो सही, हम आपको सब्सिडी भी देंगे। तो सरकार इस तरह के क्वेश्चन देखो पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट रहे हैं। सरकार इसमें 60% सब्सिडी देने की बात कहती है, 60% सब्सिडी हम आपको दे देंगे। अब इस योजना के बारे में पूरा जान लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बनती है योजना। बोलते हैं हिम कुक्कुट प्लान जो है इसमें अगर हम बजट देखेंगे, बजट इसमें सेट किया गया था 475.20 लाख का बजट जो था वो इसमें किया गया था। इस बजट के तहत जो था वो 120 पोल्ट्री यूनिट स्थापित किए गए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं ना, उन लाभार्थियों को जो है वो जो है वो 3000 बॉयलर चूजे जिनकी 1 दिन आयु थी, ये जो है वो प्राप्त हुए हैं। और लाभार्थियों को जो है वो यहाँ पर शेड बिल्डिंग, फीडर, ड्रिंकर, और अगर हम बात करें यहाँ पर 2 तरह की इन्वेस्टमेंट रखी गई है। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखी गई है, एक रिक्वायरिंग कॉस्ट जो है वो रखी गई है। इसके ऊपर जो है ये 60% सब्सिडी सरकार एग्जैक्टली देती है। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें शेड आ जाता है, शेड को बनाना आ जाता है, फीडर आ जाता है, उनकी ड्रिंकर आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो रिक्वायरिंग कॉस्ट है जिसको आवर्ती लागत कहते हैं, इसमें जो चूजे हो गए, उनका चारा हो गया, इन सब की लागत जो है वो आती है। और सरकार इसमें कहती है कि हम आपको 60% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, 60% सब्सिडी यहाँ पर देंगे।
अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फिन्ना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये फिन्ना सिंह परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि ये जो फिन्ना सिंह परियोजना है ना, ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि फिन्ना सिंह परियोजना किस तरह की परियोजना है। चर्चा करेंगे कि क्यों गिरिराज पत्रिका में आई, परंतु पहले जान लेते हैं कि कितने हेक्टेयर एरिया को जो है ये जो है वो कल्टिवेट करती है। तो फिन्ना सिंह जो है ये जो है वो 4025 हेक्टेयर एरिया को कल्टिवेट करती है और ये नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 4025 हेक्टेयर एरिया को जो है ये सिंचित करती है। क्यों गिरिराज पत्रिका में आई, क्यों इसकी बात हम कर रहे हैं वो जानते हैं अब। फिन्ना सिंह परियोजना जो है आई क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो है वो कहा कि प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि फिन्ना सिंह परियोजना को जो है वो केंद्र से इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो मिल जाए और 2024 तक जो है वो इसे जल जीवन मिशन के तहत जो है वो पूरा करने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन के तहत जो है ये अधूरा कार्य जो है वो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये कहा गया। तो फिन्ना सिंह परियोजना आपने जान लिया। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास और भी ऐसी सिंचाई की परियोजना है। दो तरह की परियोजनाएं हमारे पास आती हैं, एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है, एक मीडियम आता है। तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन सी परियोजना आती है, शाह नहर परियोजना आती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, और ये 15,287 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कल्टीवेट करती है। मीडियम में जो है हमारे पास बहुत हैं, जैसे कि बल वैली परियोजना जाती है, चंगर परियोजना जाती है, फिन्ना सिंह परियोजना जाती है, और भी परियोजनाएं हैं जो आ जाती हैं। अभी हम फिन्ना सिंह परियोजना के बारे में जानेंगे, इसकी कैपेसिटी, इसका हेक्टेयर कितनी एरिया को जो है ये कल्टीवेट करती है, और शाह नहर परियोजना के बारे में जानेंगे। उतना काफ़ी है जानने के लिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो संविधान सभा के द्वारा जो था वो कब जो है वो इसको जो है वो अपनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा जो है वो 26 नवंबर ऑफ 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। क्यों चर्चा में आया गिरिराज पत्रिका में, क्यों ये क्वेश्चन आया होगा? गिरिराज पत्रिका में इसलिए ये क्वेश्चन आया क्योंकि संविधान दिवस के ऊपर जो था वो शपथ दिलवाई गई। तो आपने ध्यान रखना है कि शिमला में जो था वो संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जो था वो शपथ दिलवाई गई, और 26 नवंबर 1949 को जो था वो संविधान सभा में जो है वो संविधान के प्रारूप को जो था वो स्वीकार कर लिया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, वो उसके मुख्य निर्माता थे। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगर पूछा जाए ना कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू भी कर दिया गया था। और उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में जो है इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूछा जाए ना कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिएट करने में जो है कितना टाइम लगा था। इसको क्रिएट करने में जो है 2 साल लगे थे, 2 साल 11 मंथ लगे थे, 2 साल 11 महीने और 17 दिन जो था वो लगे थे। तो 2 ईयर 11 मंथ और 17 डेज जो है वो आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एज सच पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगा इसको फ्रेम करने में। इसको फ्रेम करने में 2 साल 11 महीने 17 दिन जो था वो लगे थे। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब बनाया गया था तब इसमें ना देखो बहुत ही सोच समझ कर जो था वो चीज़ें बनाई गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ना, बड़ा ही देखो इनके मतभेद रहे, जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके मतभेद रहे, गांधी जी के साथ इनके मतभेद रहे, परंतु फिर भी इन्हीं को चुना गया क्योंकि पता था कि हमारे पास एक काबिल आदमी है जो इसको जो है वो फ्रेम कर सकता है। तो इन्हीं को चुना गया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, और इन्हीं को जो है वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो आज कहा जाता है। चलो इतनी बात हो गई, परंतु उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस पता थी शायद कहीं ना कहीं पर सरकार को, तभी जो था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो था वो क्या बनाया गया था, इंडिपेंडेंट जब भारत को आज़ादी मिल गई तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनकर यही आए थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो था वो इन्हीं को बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंस होती है इंटेलिजेंसी की। इनको देखो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, परंतु मरणोपरांत किया गया। 1990 में जो था वो इनको भारत रत्न से जो था वो सम्मानित किया गया था। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो इंडिया का माना जाता है, जिससे इनको 1990 में जो था वो सम्मानित किया गया था।
क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन क्या है आपके लिए। उससे पहले देखो, अगर अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो अलाइड आपको पता है एग्जाम तो आएगा ही आएगा, कैबिनेट ने पोस्टें अप्रूव कर दी हैं, तो डेफिनेटली आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। अभी देखें क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं इन विच ईयर लवी वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल फेयर। तो लवी मेला जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था, ये आपने कमेंट करके बताना है। इससे पहले की जो गिरिराज पत्रिका की एडिशन थी उसमें जो था हमने डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया था। खैर डिस्कस तो आज भी किया है। अब देखते हैं आप कितना कमेंट करके बताते हैं और क्या क्या आपको इसके बारे में ध्यान है, कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट PDF हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है, वहां पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।